हेलो एवरीवन, मैं प्राची गौतम आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नेचर में। तो आज हम सीटेट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी जो कि है कोहलबर्ग की थ्योरी, इसको देखेंगे। इन्होंने जो है वो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है, जो कि नैतिक विकास का सिद्धांत। तो चलिए इनकी सिद्धांत को देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग जो है वो एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इनके सिद्धांत को देखने से पहले हम नैतिकता के अर्थ को थोड़ा जान लेते हैं। नैतिक व्यवहार जो है वो बच्चे में जन्मजात नहीं होता है। यह टर्म जो है वो कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तब उसमें नैतिकता का गुण पाया जाता है या नहीं। तो नैतिक व्यवहार जो है वो बच्चे में जन्मजात नहीं होता है, क्योंकि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। सर्वप्रथम बच्चे का जो अनौपचारिक रूप से नैतिक विकास जो है वो सर्वप्रथम जो है बच्चे का अनौपचारिक रूप से उसके आस पड़ोस तथा स्कूल में होता है। जब बालक का जन्म होता है तब उसमें ना तो नैतिकता का गुण होता है और ना ही अनैतिकता का। जब बच्चे का जन्म होता है तब उसमें ना तो नैतिकता का गुण होता है और ना ही अनैतिकता का, बल्कि वह अच्छा व बुरा जो आचरण है वो समाज के द्वारा सीखता है। इसीलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया पर वातावरण की जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए जो कहा जाता है कि विकास की जो प्रक्रिया है उस पर वातावरण की जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नोट: कोहलबर्ग ने अपने प्रयोग में छोटी कथाओं को उपस्थित कर उनसे संबंधित जो नैतिक समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछते थे। कोहलबर्ग जो है वो अपने इस प्रयोग में छोटी कथाओं यानी कि स्टोरी के माध्यम से जो है जो नैतिक समस्याएं होती थी उनसे संबंधित जो है वो हर स्टेज के लोगों से जो है वो प्रश्न पूछते थे। इसी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी है जो कि है हिंज की स्टोरी। यह जो स्टोरी है वो कभी कभी सीटेट एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती है। तो जो स्टोरी है वह है कि हिंज नाम का एक व्यक्ति था जिसकी एक वाइफ थी जो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाती है। उस जो बीमारी की जो दवा है वो उसी शहर के एक फार्मिस्ट ने जो है वो उसी टाइम पर ईजाद की होती है, जिसकी जब हिंज जो है वो उस दवा को लेने उस व्यक्ति के पास जाता है तो वह उस दवा के 10 गुना दाम उसको बताता है, जिससे हिंज जो है वो उस दवा को नहीं ले पाता है। तो हिंज जो है वो उस व्यक्ति से उस दवा को जो है वो चोरी कर लेता है। तो इसी आधार पर जो है वो कोहलबर्ग जो है लोगों से क्वेश्चन करते हैं कि हिंज का जो चोरी करना है वह सही है या फिर गलत। इसी में जो है वो दो टर्म जो है वो एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है मोरल डायलेमा यानी कि नैतिक दुविधा, और सेकंड है नैतिक तर्कना यानी कि मोरल रीजनिंग। मोरल डायलेमा यानी कि इसमें जो है वो सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल जो प्रक्रिया होती है उसको नैतिक दुविधा यानी कि मोरल डायलेमा कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हिंज अगर चोरी करेगा तो उसको पुलिस पकड़ लेगी, और अगर वह चोरी नहीं करता है जो उसकी जो वाइफ है वह मर जाएगी। सेकंड जो हमारा टर्म है वह है मोरल रीजनिंग यानी कि नैतिक तर्कना। इसमें जो है वो सही और गलत के बारे में से हमें किसी एक को चुनना ही पड़ता है, जिस प्रकार हिंज ने जो है वो चोरी को चुना। आगे देखते हैं। इस सिद्धांत में जो है वो कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर बताए हैं, इन तीनों ही स्तर में दो दो उप स्तर यानी कि सब स्टेजेस भी हैं। इसमें जो फर्स्ट जो स्तर है यानी कि जो फर्स्ट स्टेज है वह है प्राक रूढ़िगत यानी कि पूर्व परंपरागत अवस्था। इसको प्री कन्वेंशनल स्टेज भी कहते हैं, जो कि है 4 से 10 वर्ष की अवस्था में यह पाई जाती है। इस अवस्था में जो है नैतिकता जो है वो शून्य होती है, यानी कि बच्चों को सही और गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कना यानी कि मोरल जो रीजनिंग है वो दूसरों के मानकों के अनुसार होती है। जो इसकी जो 2 उप स्तर यानी कि 2 सब स्टेजेस हैं, उसमें जो फर्स्ट है वह है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता यानी कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसमें बच्चे की जो नैतिकता है वो सज़ा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। एग्जाम्पल, इसमें जब हिंज चोरी करता है तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। तो इस स्टेज में जो बच्चों की जो नैतिकता है वो सज़ा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। सेकंड जो हमारी सब स्टेज है वह है साधनात्मक सापेक्षता उन्मुखता यानी कि इंस्ट्रूमेंटल
रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म। इस अवस्था को टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसे की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। जिस प्रकार अगर कोई उसकी जो है पेंसिल तोड़ देता है तो वह बच्चा भी उस बच्चे की पेंसिल तोड़ देगा। इसलिए इस अवस्था को टिट फॉर टैट की अवस्था भी कहते हैं कि तुम मेरे लिए ऐसा कर दो तो मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। इसी टाइप से जो है इस अवस्था को टिट फॉर टैट की अवस्था भी कहते हैं। सेकंड जो हमारी स्टेज है वह है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर यानी कि कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 10 से 13 वर्ष की अवस्था में होती है। इस अवस्था में बच्चा जो है वो दूसरों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग वह जो है सही और गलत का निर्णय लेता है। इस अवस्था में जो बच्चे हैं जो दूसरों के अनुसार जो है वो सही और गलत का निर्णय लेते हैं। इसमें जो दो सब स्टेजेस हैं उसमें जो फर्स्ट स्टेज है वह है अच्छा लड़का व अच्छी लड़की बनने की उन्मुखता है यानी कि गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इसमें जो बच्चे हैं वो दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे चाहते हैं कि दूसरे जो लोग हैं वह उनकी प्रशंसा करें। सेकंड स्टेज की जो सेकंड सब स्टेज है वह है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता यानी कि लॉ एंड ऑर्डर ओबीडियंसन। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। इसमें बच्चा जो है वो अपने अंदर जो है वो कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की जो भावना है वह अपने अंदर विकसित करता है। क्योंकि उसके जो पापा का एक्सीडेंट हो गया था वह रेड लाइट को पार करते हुए हुआ था, इसलिए वह अब कभी भी रेड लाइट को पार नहीं करेगा। जो थर्ड स्टेज है वह है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 13 वर्ष के ऊपर आती है। इसमें जो डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के ज़रिए कि क्या सही है या क्या गलत। इसमें जो दो उप स्तर हैं वो जो उसमें जो फर्स्ट स्टेज है वह है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए हैं। अगर किसी नियम से किसी को नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर रेड लाइट को तोड़कर उसके पापा की जान बचाई जा सकती है तो रेड लाइट को तोड़ देना चाहिए। सेकंड जो स्टेज है वह है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता यानी कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है तथा इसमें जो है किशोर दूसरों के फ़ायदों के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है कि कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है उसकी आलोचना किसके आधार पर की गई है, तो इनके सिद्धांत की जो आलोचना है वो कैरोल गिलिगन ने की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि कोहलबर्ग ने अपने इस सिद्धांत में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है। अगर आपको यह जो क्लास है वह थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।